रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक गद्य साहित्य का इतिहास से हम वृंदावन लाल वर्मा जी को देख रहे थे। उनके उपन्यासों की समीक्षा को देखते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम उपन्यासों को देखेंगे जो बचे उपन्यास हैं। तो यह उपन्यासों का दूसरा भाग रहेगा। इसमें पहला देखते हैं देवगढ़ की मुस्कान। देवगढ़ की मुस्कान प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। देवगढ़ की मुस्कान भी ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें बुंदेलखंड के चंदेल राजा विजयपाल देव का समय 1030 से 1050 ईस्वी तक रहा। चंदेल के राजा विजयपाल देव के शासनकाल को उपन्यास के केंद्र में रखा गया है। इस समय चंदेल साम्राज्य का विस्तार पूर्व और पश्चिम के समुद्र तटों तक हो गया था। विजयपाल देव ने प्रजाहित को सर्वोपरि माना था। वर्मा जी उनके शासन में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, अपने राज्य में किसान और श्रमिक को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। सेठ, साहूकारों और भूमिधरों की भी रक्षा की जाती है। झीलें बांधी जा रही हैं। नहरों और कुओं बावड़ियों की खुदाई निरंतर हो रही है। इस प्रकार की जितनी सुविधाएं चंदेल राज्य में हैं, उतनी श्रीमान जी मैंने कहीं नहीं देखी। राज्य प्रत्येक दृष्टि से उदार और प्रगतिशील था। वह सभी धर्मों का आदर करता था। छोटी जातियों को भी मंदिरों में प्रवेश दिलवाना चाहता था। यूं तो यह सारी बातें अपवाद स्वरूप ही थी। उस युग की यह सामान्य प्रवृत्ति नहीं थी। युग तो युद्ध, शौर्य प्रदर्शन, विलास और महत्वाकांक्षा का था। क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति प्रधान थी। जातीय अहंकार चरम सीमा पर था। इष्ट देवों के भेद से शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि अनेक मतांतर जनता में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे। राज दरबारों में कवियों, चारणों, संगीतज्ञों और कलावंतों का आदर होता था। विजयपाल देव के प्रगतिशील और उदार विचारों को दृष्टि में रखकर वर्मा जी ने उनके शासनकाल को उपन्यास का आधार बनाया है। अगला उपन्यास ललितादित्य। यह ऐतिहासिक उपन्यास 1966 ईस्वी में लिखा गया था। वर्मा जी के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका। ललितादित्य कश्मीर के करकोट वंश का राजा था। उसने 724 से 760 ईस्वी तक राज्य किया था। उसने अनेक युद्ध किए थे और सभी में विजय प्राप्त की थी। उसने कन्नौज के यशोवर्मा को पराजित किया था, तिब्बतियों और तुर्कों को खदेड़ा था और बंगाल के राजा पर विजय प्राप्त की थी। वह धार्मिक दृष्टि से उदार था। उसने अनेक मंदिरों और विहारों का निर्माण कराया था। वर्मा जी को उससे प्रेरणा मिली थी। अपनी कहानी में उन्होंने लिखा है, ध्यान देंगे मित्रों, अपनी कहानी इनकी आत्मकथा है। इसमें वर्मा जी लिखते हैं कि कश्मीर नरेश ललितादित्य पर कुछ लिखने के लिए मन में बहुत समय से साध थी। सामग्री जुटाता रहा और नोट्स लेता रहा। उसका श्री गणेश भी कर दिया। ललितादित्य का चरित्र मुझे बड़ा मोहक और प्रेरणादायक लगा। उसने चीनियों पर आक्रमण कर गोबी के रेगिस्तान तक खदेड़ा था। ईरान, इराक सब उसके अधिकार में थे। वह चक्रवर्ती सम्राट था। ऐसा लगता है कि 1962 ईस्वी में चीनियों से भारतीय सेना के हार जाने पर वर्मा जी ने इतिहास के पृष्ठों को इस दृष्टि से पलटना शुरू किया होगा कि देखें अतीत में कभी भारत ने चीनियों को पराजित किया है या नहीं। तभी उनका ध्यान ललितादित्य पर केंद्रित हुआ होगा। वर्तमान में जब भी कोई समस्या उठती थी तो वर्मा जी की दृष्टि इतिहास की ओर यह देखने के लिए मुड़ती थी
कि देखें पहले कभी ऐसी समस्या उठी है या नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के अंतिम चरण में यह प्रश्न उठने लगा था कि नेहरू के बाद कौन। तब वर्मा जी की दृष्टि शिवाजी के बाद के ऐतिहासिक परिदृश्य पर केंद्रित हुई थी। अपनी कहानी में वे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव राजनीति और देश के सामाजिक जीवन पर व्यापक रूप से था। एक प्रश्न जब तक उठता था, नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद क्या। मैंने भी इसको विचारा, उस पर मनन किया। इतिहास के विद्यार्थी के नाते मुझे लगा कि इस प्रकार की विचारधारा चिंतकों की नहीं, राजनैतिक प्रोपेगेंडा करने वालों की अधिक है। भारतीय इतिहास में ऐसी परिस्थितियां पहले भी आईं। अब साधारण जन हताशा सा हुआ, किंतु रिक्त स्थान की पूर्ति उन्हीं साधारण जन में से उभर कर व्यक्ति ने की है। शिवाजी के बाद का काल इसी प्रकार का है। ताराबाई स्त्री थी, किंतु मराठों ने प्रबल मुगल सम्राट औरंगजेब का जीवन हराम ही नहीं कर दिया, मुगल साम्राज्य की जड़ों की सदा के लिए हिला दी। 1964 के आरंभ में इसी विषय को लेकर मैंने अब क्या हो उपन्यास आरंभ किया। अब क्या हो 1964 में उपन्यास आरंभ किया इन्होंने, और यह सूचना वृंदावन लाल वर्मा जी अपनी कहानी आत्मकथा में ही देते हैं। आगे ऐतिहासिक उपन्यास अब क्या हो, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। आगे कहते हैं तिवारी जी कि अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है। यह शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम की पत्नी ताराबाई के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। अब क्या हो जो उपन्यास जो लिखने की शुरुआत वर्मा जी ने 1964-65 में की थी, यह उपन्यास शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम की पत्नी ताराबाई के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। पति की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र अर्थात शिवाजी तृतीय के नाम से मराठा राज्य का शासन प्रबंध संभाला था। इस तेजस्विनी महिला ने औरंगजेब से निरंतर युद्ध किया था और मराठा शक्ति को संगठित किया था। वर्मा जी ने इसके चरित्र को सामने रखकर यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि नेतृत्व शक्ति किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, यह हमेशा जनता के बीच से उभरकर सामने आती है। वर्मा जी ने चाणक्य, महाराणा सांगा, महाराज छत्रसाल और आनंद घन जैसे ऐतिहासिक विभूतियों को आधार बनाकर उपन्यास लिखने का निश्चय किया था। सामग्री भी संकलित की थी। पता नहीं इनमें से किस पर कितना लिख सके थे। उनकी मृत्यु से हिंदी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उपन्यासकार हमारे बीच से उठ गया। अब आगे हम वर्मा जी द्वारा लिखित सामाजिक उपन्यासों को देखेंगे। सामाजिक उपन्यास उपन्यासों में वर्मा जी की कला का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इन उपन्यासों का आधार भी प्रायः कोई न कोई घटना है। इनकी रचना की दूसरी प्रेरणा लेखक की रोमांटिक प्रवृत्ति है। लगन 1928 ईस्वी, कुंडली चक्र 1929 ईस्वी, प्रेम की भेंट 1931 ईस्वी, अचल मेरा कोई 1948 ईस्वी, इन सभी का कथानक मूलतः प्रेम कथानक है। प्रेम की भेंट इस उपन्यास में सरस्वती और धीरज का प्रेम, कुंडली चक्र में पूना और अजीत कुमार का प्रेम, लगन में रामा और देवी सिंह का प्रेम तथा अचल मेरा कोई में कुंती और अचल का प्रेम पल्लवित हुआ है। उपन्यासकार ने सामाजिक रूढ़ियों, संस्कारों और कुरूपताओं की भी और भी संकेत किया है। संगम 1929 ईस्वी में वर्णसंकरता की समस्या उठाई गई है और उसका स्वस्थ प्रगतिशील समाधान किया गया है। प्रत्यागत 1929 ईस्वी में हिंदू लड़के का संयोगवश मुसलमान होने पर पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश पाने के लिए प्रायश्चित
मंदिरों और अन्य सामाजिक संस्थानों में विशिष्ट व्यक्तियों की स्वेच्छाचारिता तथा धर्म के ठेकेदारों की संकीर्ण नीति का उद्घाटन किया गया है। लगन उपन्यास जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 रहा, लगन में दहेज की प्रथा की व्यर्थता दिखाई गई है। कुंडली चक्र उपन्यास जिसमें पूना और अजीत कुमार के प्रेम को दिखाया गया है, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। कुंडली चक्र में जमींदारों और किसानों का संबंध, बहुविवाह की समस्या तथा विकासवाद के सिद्धांत की व्यवहारिक स्तर पर अपूर्णता दिखाई गई है। अगला उपन्यास सोना की कथा लोक वार्ता पर आधारित है। इसमें लोक वार्ता की कल्पना के आधार पर विवेक सम्मत बनाने की चेष्टा की गई है। कभी न कभी उपन्यास में वर्मा जी ने मजदूरों के जीवन की पूरी सहानुभूति से चित्रित किया है। लक्ष्मण और देवजू का परस्पर स्नेह और एक दूसरे के लिए त्याग अकल्पनीय है। मजदूरों के मेट की स्वार्थ वृत्ति, व्यभिचार और अमानुषिकता को प्रत्यक्ष किया गया है। लक्ष्मण और देवजू में लीला को लेकर उत्पन्न होने वाले तनाव में मनोवैज्ञानिक जटिलता की ओर संकेत किया गया है। उपन्यास छोटा है किंतु प्रभावशाली है। अचल मेरा कोई, इस उपन्यास में स्वयं लेखक की विज्ञप्ति के अनुसार 1945 ईस्वी के दिसंबर से लेकर 1948 ईस्वी तक की विशेष घटनाओं पर कल्पना को घुमाने से उपन्यास की मुख्य घटनाओं का स्मरण हो जाएगा। लेखक की यह विज्ञप्ति उपन्यास की कथा वस्तु को देखते हुए उचित जान पड़ती है। प्रसंगवश गांव की स्थिति का चित्रण भी हुआ है। गांव की अपढ़ जनता की मना स्थिति के अनुसार गांधीवादी संगठनों में भी हिंसा की प्रवृत्ति का आ जाना, गांवों की गुटबंदी, पुलिस का अत्याचार, जेल का जीवन, नगर की मध्यवर्गीय जनता की राजनीतिक जीवन में दिलचस्पी, शिक्षित युवक युवतियों का राजनीति में भाग लेना आदि अनेक बातें इसमें वर्णित हैं। किंतु लेखक की रुचि अचल और सुधाकर तथा कुंती और निशा के प्रेम संबंधों के चित्रण में अधिक्रमी है। ये सभी सुशिक्षित हैं और आर्थिक संकटों से मुक्त हैं, नए समाज की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वर्तमान शिक्षा ने परंपरागत सामाजिक संबंधों एवं नैतिक आदर्शों के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वर्तमान शिक्षा से प्रेरित स्वतंत्र रुचि प्राचीन आदर्शों से समझौता नहीं कर पा रही है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने इसी की ओर संकेत किया है। अचल एक कलाप्रिय, शिक्षित, गांधीवादी, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला युवक है। कुंती उससे संगीत सीखती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। कुंती की सगाई सुधाकर से हो जाती है। जानकर भी वह प्रतिवाद नहीं करती। वह अपने माता पिता का अपमान नहीं कर सकती थी। दूसरे, उसे अचल की गहराई का पता भी न था। सुधाकर बाह्य सौंदर्य का प्रेमी है। कुछ दिन कुंती उसके साथ जीवन की रंगीनियों में थिरकती रही। अचल ने विधवा निशा से विवाह कर लिया। कुंती अचल के यहाँ अब भी आती जाती थी। उसी की प्रेरणा से अचल यह ब्याह कर सका था। सुधाकर को कुंती की यह स्वच्छंद वृत्ति खटकने लगी। दोनों में मनमुटाव हो गया। अंततः कुंती ने आत्महत्या कर ली। पुरुष नारी से पूर्ण समर्पण चाहता है। आज की शिक्षित नारी के लिए यह संभव नहीं। कलाकार ने इसी समस्या की ओर संकेत किया है। अगला उपन्यास अमरबेल 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमरबेल वृंदावन लाल वर्मा जी का काफी बड़ा सामाजिक उपन्यास है।
इसकी पटभूमि भी वर्मा जी के अन्य सभी सामाजिक उपन्यासों से विस्तृत है। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारी जीवन दृष्टि स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े रजवाड़े तथा साधारण जमींदार राज्य और जमींदारी के चले जाने पर अनेक वैध तरीके से अवैध तरीकों से धन संग्रह कर रहे हैं। शिक्षित युवतियां कला के उद्धार के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को उल्लू बनाती हुई चोरबाजारी कर रही हैं। सरकार ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों के स्थापना द्वारा जन कल्याण में रत है। अपढ़ जनता प्रत्येक सरकारी योजना को विश्वास और संदेह की दृष्टि से देखती है। उसकी स्वार्थ भावना में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया है। सरकारी कर्मचारी समाज की सभी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं तथा सहकारिता के सिद्धांतों में ही देखते हैं। गांवों में गरीबों का शोषण ज्यों का त्यों चल रहा है। पुराने जमींदार रूप बदलकर जनता के सेवक तथा सरकार के कृपा पात्र दोनों बनना चाहते हैं। उनकी आंतरिक धनलोलुपता, स्वार्थ बुद्धि, विलास प्रियता तथा शोषण वृत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। राजनीतिक दलबंदी गांवों में भी पनपने लगती है। सरकारी न्यायालयों में न्याय का ढोंग रचा जाता है। अनीतिपूर्ण ढंग से धन संग्रह की प्रवृत्ति को उपन्यासकार ने अमर बेल का प्रतीक माना है। अमर बेल जिस वृक्ष पर छा जाती है उसे चूसकर स्वयं हरी रहती है। समाज में दूसरों को चूसकर स्वयं हरे रहने वालों की कमी नहीं है। प्रस्तुत उपन्यास का कथा सूत्र इन्हीं वर्तमान सामाजिक स्थितियों के आधार पर संगठित हुआ है। बाघराज और देशराज अफीम का अवैध रोजगार करते हैं। अंजना अनेक कपटपूर्ण तरीकों से उनकी सहायता करती है। बाघराज काली सिंह की सहायता से डाका भी डलवाता है। राघवन कर्मठ सरकारी कर्मचारी है। उसकी दृष्टि में सरकारी सिद्धांत ही भारतीय समाज की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल है। स्नेही सच्ची सेवा भावना से प्रेरित आदर्शवादी डॉक्टर है। टहल प्रगतिशील विचारों का सीधा साधा अध्यापक है। धरणीधर, घाटीवाली, कारिंदा, कुंजीलाल सभी किसी न किसी रूप में जनता को चूसने वाले हैं। ये समाज की ऐसी अमर बेलें हैं जो दिखलाई नहीं पड़ती। आदर्श की दृष्टि से स्नेही और राजदुलारी के व्यक्तित्व अधिक महिमामय हैं। टहल और हरको को परिणय सूत्र में बांधकर उपन्यासकार ने प्रगतिशील वैवाहिक संबंध का समर्थन किया है। अंजना और देशराज का प्रेम वासनाजन्य एवं स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित है। वर्मा जी ने इस उपन्यास के अंत में अपना जीवन विषयक दृष्टिकोण भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अहिंसावादी स्नेही तथा प्रगतिशील टहल के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया है। स्नेही स्वीकार करता है आध्यात्म के विकास के लिए विज्ञान की सहायता अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। साथ ही टहल भी स्वेच्छा से योग देता है और विज्ञान को आध्यात्म के निर्देशन की। कलाकार इन्हीं दोनों के समन्वित विकास के आधार पर नए समाज की रचना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक प्राणी यह अनुभव करे कि समानी युषा स वो अन्न भागा स नौ भुनक्तु। अगला उपन्यास आहत, प्रकाशन वर्ष 1960। आहत में अंगद मंजरी पति पत्नी हैं। दीप उनका बालक है। मंजरी दीप पर अत्यधिक नियंत्रण रखती है। बालक पर प्रतिक्रिया होती है। वह कानपुर भाग जाता है। वहाँ दिन में काम करता है और रात में पढ़ता है। धीरे धीरे बीए में पहुँचता है। वह पूंजीवादी व्यवस्था की विकृतियों को समझने लगता है। एक दिन वह अखबार में अपने पिता के साधु हो जाने और माता के डूब मरने का समाचार पढ़ता है। उसको दुख होता है।
इसी बीच छाया नाम की एक लड़की के ब्याह के लिए आई हुई बारात अधिक दहेज न मिलने के कारण नाराज होकर लौट जाती है। आहत छाया के यह कहने पर कि है कोई साहसी जो मेरे साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो, दीप आगे बढ़ता है। दोनों का ब्याह हो जाता है। उसका पिता अंगद गुरुजी के रूप में वही मिल जाता है। घर आने पर पता चलता है कि उसकी माँ भी जीवित है। इस उपन्यास में दहेज प्रथा का विरोध और बाल स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। अगला उपन्यास है उदय किरण। उदय किरण 1960 में ही प्रकाशित हुआ। आहत के साथ ही उदय किरण उपन्यास वर्मा जी के प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें उदय नामक नवयुवक किरण नामक कुमारी के सहयोग से गांव के सहकारिता का प्रचार करता है। गांव में सहकारिता का प्रचार करता है। अंततः दोनों का ब्याह भी हो जाता है। उदय और किरण के सहयोग से समाज में नवीन सहकारी जीवन चेतना का उदय होता है। इसी चेतना के विकास में गांव की उन्नति हो सकती है, ऐसा वर्मा जी का निश्चित विचार प्रतीत होता है। तो ये बात रही उपन्यास उदय किरण की। अगला उपन्यास है अमर ज्योति। 1966 ईस्वी में रचित वर्मा जी का अप्रकाशित सामाजिक उपन्यास है अमर ज्योति। इसी के साथ उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी के सभी उपन्यास उनके कथानकों के साथ पूर्ण हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्मा जी के उपन्यास कला की सामान्य विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी वीडियो को पूरा सुनें। यह आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।